Hello students, welcome to my channel AM and AC classes. Students, क्लास 11th में हमने पिछले टर्न पर जो डिस्कस किया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आपको बताया गया था कि मैटर कितने टाइप का होता है, ठीक है ना। मैटर कितने टाइप का होता है ये आपको बताया गया था। अब जितने टाइप के मैटर थे यहां लिखा गया था जो बोर्ड पे, जितने टाइप के मैटर थे उन सभी में एक एक को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा यही टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैटर, वन बाय वन करके उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट्स। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हमने मैटर को एट फर्स्ट 2 क्लास में क्लासिफाई किया था, जिसमें पहली क्लास जो थी वो थी मिक्सचर। मतलब मैटर को 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस को भी साइड में रखते हैं, पहले हम मिक्सचर पर डिस्कस कर लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर जो है, जब हम किसी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं किसी भी रेशियो में, तो जो आपका तीसरा सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको कहते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर जो है 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिलाने पर, मिक्स करने पर फॉर्म होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास में है, आप जो है यहां पर वुड ले लीजिए प्लस मार्बल्स प्लस एटसेट्रा, और करके कुछ ले सकते हैं, इनके अलावा और ले सकते हैं, ठीक है। वुड हो गई, मार्बल हो गया, ऐसे और कंकड़ पत्थर के अलावा और चीजें, रेत हो गई, तो आप ले सकते हैं। इनको लेकर के जब आप किसी भी रेशियो में मिक्स करेंगे, कोई रेशियो यहां पर फिक्स नहीं होगा, तो इस केस में यहां पर जो एक रिजल्ट आ रहा है, इनको मिक्स करने पर एक जो तीसरा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसी को हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है ना। यही हमारा मिक्सचर होता है। मिक्सचर को जो है फर्दर 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया था। मिक्सचर को भी फर्दर 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, थोड़ा इस पर बात कर लिया जाए। आपने देखा मिक्सचर क्या होता है, ठीक। देन अब हम बात कर रहे हैं कि जो मिक्सचर है उसको फर्दर कितने क्लास में क्लासिफाई किया गया। तो मिक्सचर को फर्दर 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया, ठीक है ना। एक तो होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। होमोजेनस मिक्सचर को एक एग्जांपल कैसे समझते हैं, इसको एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे आपने जो है ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज प्लस वाटर,
इसको मिक्स करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। ग्लूकोज एंड वाटर इनको आपस में मिक्स कर दीजिए, तो यहां पर जो बनने वाला है दैट इज सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर का हमने एक उदाहरण लिया है समझने के लिए। तो ग्लूकोज को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो होमोजेनस मिक्सचर बनता है। अब इसको होमोजेनस मिक्सचर क्यों कहते हैं, इस बात को समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। ये हमारा क्वेश्चन था, फिर से वही पर वापस आ गए अपने क्वेश्चन पर। तो ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर जो है एक ऐसा मिक्सचर होता है जो 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स को, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स को या सब्सटेंसेस को मिलाने से बनता है किसी भी रेशियो में। और साथ ही साथ क्या होता है कि उस मिक्सचर के पूरे पार्ट में, ऑल पार्ट ऑफ द मिक्सचर इन्वॉल्विंग कंपोनेंट्स जो है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब समान रूप से पूरे मिक्सचर में फैले होते हैं। इसको और एक अच्छे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें उसके जो कंपोनेंट हैं जिनको मिलाकर के वो बनाया गया है, वो कंपोनेंट्स उस पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसको हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है ना। तो जब हम यहां ग्लूकोज को वाटर में मिलाते हैं तब जो मिक्सचर बनता है इसमें वाटर और ग्लूकोज इन दोनों कंपोनेंट का जो अमाउंट होता है वो इस पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब समान रूप से दोनों जो है वितरित होते हैं। इसको हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर वो होता है जिसमें ऐसा नहीं होता जो हमने आपको यहां बताया। हेट्रोजेनस मिक्सचर वो होगा जिसमें इससे इन्वॉल्विंग कंपोनेंट्स, जिससे मिलकर के ये बना हुआ है, वो कंपोनेंट्स मिक्सचर के सभी पार्ट में समान रूप से या सेम या कह सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो इस केस में जो मिक्सचर होगा उसको हम कहेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। मतलब जैसे हमें यहां जो एग्जांपल लिखा है वुड एंड मार्बल, मार्बल्स ले लीजिए, मतलब कंकड़ पत्थर ले लीजिए, लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए। तो जब मार्बल्स ले लेंगे आप इस तरह से, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे, मार्बल्स ले लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से इनको आपस में आप मिला दीजिए तो आप देखेंगे कहीं पर मार्बल ज्यादा है और कहीं पर जो है वुड ज्यादा है, इस तरीके से। लेकिन दोनों समान रूप से मिश्रण के या मिक्सचर के पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कहने का मतलब ये है, इसको हम कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसको हमने बताया था, जैसे मान लो आपने एक कंटेनर ले लिया, ठीक, आपने यहां पर एक कंटेनर जिसमें वाटर फिल कर लिया, एक कंटेनर लेकर के इसमें आपने वाटर फिल कर लिया और ये वाटर, इसमें आपने क्या किया, ग्लूकोज मिला दिया। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, ये होता है C6H12O6। जब आप ग्लूकोज मिक्स कर देंगे इसमें तब ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब इसको हम शुद्ध हिंदी में कहें तो शरबत बन जाएगा जो आप लोग पीते हैं, ठीक है ना। चीनी मिला दीजिए पानी में तो शरबत तैयार हो जाता है।
हमारे ख्याल से वो शरबत सभी लोग पीते होंगे, ठीक है। वही शरबत हम यहाँ बना रहे हैं। अब उस शरबत में आप जब देखेंगे तो जो चीनी की मात्रा है या जो चीनी की क्वांटिटी है वो पूरे शरबत में समान रूप से या सेम कह सकते हैं या फिर यूनिफॉर्मली कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ऐसा नहीं होता कि किसी भाग में या किसी पार्ट में ज्यादा चीनी हो गई, किसी पार्ट में कम चीनी हो गई। जब आप उसको अच्छी प्रकार मिला करके शरबत बना देंगे तो उसके सभी पार्ट में जो है चीनी की मात्रा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, समान रूप से वितरित होगी। ये हो गया होमोजेनस मिक्सचर और ये हो गया हेटेरोजेनस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहां मिक्सचर पर डिस्कस किया। अब इसके बाद जो मिक्सचर का दूसरा वाला पार्ट था प्योर सब्सटेंस, थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस जो है इसको 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया। प्योर हम उसको कहते हैं इसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं होती, इसमें कोई इम्प्योर सब्सटेंस नहीं होता, उसको हम प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस जो है इसको 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया। एक होता है आपका एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। Elements and compounds. Elements are further classified into 3 classes. ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, metals, non metals and metalloids. Metals, non metals एंड मेटलॉइड्स एलिमेंट को फर्दर 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया। कंपाउंड को भी फर्दर 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड inorganic compounds and organic compounds। देखिए दे रहे हैं काम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कंपाउंड समझ जाइएगा। तो कंपाउंड को भी फर्दर 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हमने एंड लिख दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। इसको थोड़ा सा भी रोक देते हैं यहां पे, पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट, सबसे पहले हम इसको देखेंगे व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, क्योंकि सब्सटेंस या मैटर का ही जो है ये क्लास है, ये भी जो है कुछ ना कुछ मास पॉजेस करेगा, कुछ ना कुछ इसका मास होगा, और कहीं रख देंगे तो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मैटर और सब्सटेंस। इसी वजह से इसको हम मैटर या फिर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। मतलब जो मैटर का या फिर सब्सटेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सरलतम रूप। सिंपल का मतलब सरल, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सरलतम रूप जो है होता है मैटर का, जो उसी को एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब एलिमेंट जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है या फिर एक ऐसा मैटर होता है जिसको आगे हम किसी भी, यानी इसको फर्दर किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड और प्रोसेस के थ्रू सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता।
इसको ऐसे समझ लेते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड और प्रोसेस के थ्रू सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? सिंपलीफाई, समझ जाइएगा, सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता, इसको सिंपलीफाई समझिएगा। तो एलिमेंट को फिजिकल और केमिकल, किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड के थ्रू आगे हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। ठीक, ये हो गया मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इस एलिमेंट को, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अब तक जो डिस्कवर किए गए एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में जो है रखा गया है, 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया, या ऐसा मान लें 3 क्लास में क्लासिफाइड कर दिया। उसमें से एक आता है आपका मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स क्या होते हैं। हमने जहां तक ऑब्जर्व किया है कि मेटल एंड नॉन मेटल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, उनसे मेटल्स के बारे में पूछिए तो बताते हैं कि दिस मेटल, दिस नॉन मेटल, मतलब कोई एग्जांपल देने लग जाते हैं। उनसे पूछिए व्हाट इज मेटल, तो क्या करते हैं, एग्जांपल देते हैं। लेकिन मेटल एंड नॉन मेटल की एग्जैक्ट डेफिनेशन वो आपको नहीं। तो हमारी कोशिश है कि आप जो है एग्जांपल्स ना दें, आप उसको समझें, चीजों को लर्न मत करें। समझ लेंगे चीजों को तो बिना लर्न हुए आपको लर्न रहेंगे, जबकि आप उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो यहां आपको लर्न नहीं करना है, यहां समझना है। आपको सारी चीजें यहां समझाई जाएंगी, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए, समझिए। तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। वो एलिमेंट, ई फॉर एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, ई फॉर क्या होगा यहाँ पे, एलिमेंट होगा। हमने यहां जो ई लिखा है इसका मतलब एलिमेंट होगा। तो ई वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, माइनस की साइन मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप ये माइनस चार्ज देख रहे हैं, ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा, और जो ये माइनस लगा इलेक्ट्रॉन के पहले, ये माइनस चार्ज बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट में से रिमूव हो रहा है। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। Those elements which are electron removers are known as metals, उनको हम मेटल कहते हैं। तो जब एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 1 प्लस चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर त्यागेगा 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक, अब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर जो है पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आता? ठीक, इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। नॉन मेटल्स ठीक इसके अपोजिट होते हैं। वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आया। जिस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर
मतलब जिस तरह जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे थे उतने ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहे थे, ठीक उसी प्रकार जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं किसी एलिमेंट के द्वारा उस एलिमेंट पर उतने ही नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो वही क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आता। अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी होती है, उनको हम मेटलॉइड कहते हैं। मतलब उनके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके अंदर नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स का एग्जांपल है आर्सेनिक, एंटीमनी एटसेट्रा। ये कुछ मेटलॉइड्स के एग्जांपल्स। इनके एग्जांपल्स क्या होंगे? इनके एग्जांपल्स होंगे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सॉरी क्लोरीन नहीं, सोडियम, पोटेशियम, के मींस होता है पोटेशियम, कैल्शियम हो गया, एटसेट्रा। इसका एग्जांपल हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो जो ओनली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं नॉन मेटल, जो ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल्स, जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती है, मेटलॉइड्स। अभी यहां पर एक क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है, गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या रीजन? इसको समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब कोई एटम, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम जब न्यूट्रल स्टेट में होगा कोई चार्ज नहीं होगा, और इस केस में हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। खैर चार्ज आ जाएगा तब भी इसका एटॉमिक नंबर 11। तो न्यूट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी कह सकते हैं न्यूट्रल फॉर्म में, जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा। तो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला ना, प्रोटॉन तो उसने निकाला नहीं, उसने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, उसने यहां प्रोटॉन नहीं निकाला। तो प्रोटॉन उतने ही हैं, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो अब इस सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन कितने हैं? वो 11 प्रोटॉन है, ठीक है ना, 11 प्रोटॉन। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यदि हम इस 10 इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन को बैलेंस करना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं 10 प्रोटॉन, मतलब 11 प्रोटॉन को इस तरह से लिख सकते हैं 10 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन। ये 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बिकॉज इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर कितने प्रोटॉन बच गए? एक प्रोटॉन बचा हुआ है, तो इसी का पॉजिटिव चार्ज यहां पर शो होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। इसको समझ लीजिए। जैसे क्लोरीन है, मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, मींस इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है एंड 17 प्रोटॉन्स हैं। इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 17 जो है प्रोटॉन है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर चेंज क्या आता है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, प्रोटॉन नहीं गेन किया, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो अब यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन थे बिफोर द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, and after the gaining of electrons becomes 18.
इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू होगा, अब यहां इक्वल टू था, यहां पर नॉट इक्वल टू हो जाएगा। प्रोटॉन कितने हैं, 17 है, 17 प्रोटॉन। तो अब 18 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 17 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो है इधर का मैटर है, समझिएगा, ठीक है, ये जो है इधर का मैटर है। तो यहां 17 इलेक्ट्रॉन से 17 प्रोटॉन कैंसिल, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन, इस पर 1 माइनस चार्ज है, तो इसी 1 इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरीन पर शो होगा। तो यहां पर आपको हम बता दें, इलेक्ट्रॉन डोनेट या इलेक्ट्रॉन को गेन करने से न्यूट्रल एटम में जो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो उनके डिसबैलेंस होने पर यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और यदि प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने का यही रीजन है। हमारा अगला टॉपिक आता है कंपाउंड्स। ये एलिमेंट था, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स पर। प्योर सब्सटेंस पर दूसरा पार्ट है, that is compound। कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स क्या होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी आपने इसके पहले मिक्सचर पढ़ा और अब आप कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो मिक्सचर में आप जो 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स मिक्स कर रहे थे किसी भी रेशियो में, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, आप रेशियो फिक्स कर देंगे। जब आप रेशियो फिक्स कर देंगे तब क्या होगा, कंपाउंड बन जाएगा। तो कंपाउंड जो है कह सकते हैं इट इज, या इस तरह से बोलिए कि when 2 or more substances और एलिमेंट्स, एलिमेंट भी सब्सटेंस होता है तो यहां पर सब्सटेंस या फिर एलिमेंट बोल सकते हैं। When 2 or more substances mixed with each other in a fixed ratio, then formed species is known as compound। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने यहां Na ले लिया और Cl2 ले लिया, इसको आपने मिक्स किया तो दोनों कंबाइन हो गए, इसने फॉर्म कर लिया NaCl। तो NaCl इज कंपाउंड। NaCl जो है क्या है, कंपाउंड। देखना, NaCl जो है ये कंपाउंड है, और यहां पर Na एंड Cl को एक फिक्स रेशियो में मिलाया गया है। इनका रेशियो यहां पर फिक्स्ड होगा। कैसे फिक्स होगा जरा इसको देखिए। जो Na एंड Cl है, इसमें Na का मास कितना होता है 23, इसका मास 23 होता है, इसका होता है 35.5, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए, इसका हो जाएगा 71। इसका 71 हो गया, इसका 23 है। जब हमने दोनों को मिक्स किया तो यहां पर NaCl फॉर्म हो गया। इस NaCl में Na का जो मास है दैट इज 23 एंड Cl का जो मास है दैट इज 35.5। इनके मास में यही जो है रेशियो। तो Na एंड Cl के बिटवीन जब ये रेशियो होगा तभी Na एंड Cl को मिक्स करने से NaCl में सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा।
अदरवाइज वो फॉर्म नहीं होगा, दूसरा कोई कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, खैर Na और Cl का तो कोई एक ही कंपाउंड मिला है। तो कहने का मतलब ये कि हम रेशियो चेंज कर देंगे तो जो एक पर्टिकुलर कंपाउंड की हम लोग बात कर रहे हैं वो ना करके वो दूसरा बन जाएगा, फिर चेंज करेंगे तीसरा बन जाएगा। इसके लिए हमारा एक टॉपिक है आगे, अभी आप इसके आगे पढ़ेंगे, मतलब इसी चैप्टर में आगे हम बताएंगे आप लोगों को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो वहां पर है एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो है आपको बताया जाएगा कि इनका जो यहाँ रेशियो फिक्स होता है कंपाउंड में, इस रेशियो को चेंज कर देने से कंपाउंड किस तरह से चेंज हो जाता है, ये बात आपको उस लॉ में बताएंगे। यहां उस पॉइंट को रोकते हैं, नहीं तो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। ये होता है कंपाउंड। अब ये कंपाउंड फर्दर 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन एब्सेंट होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कार्बन जो है ये एब्सेंट होता है, और ऑर्गेनिक में कार्बन प्रेजेंट होता है। लेकिन यहां भी एक्सेप्शनल केस में कुछ आते हैं, जैसे यहां है CO2, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनेट होता है, सॉरी साइनाइड नहीं, अमोनियम साइनेट होता है, दैट इज NH4CN। ये कुछ हमने एग्जांपल्स लिखे हैं इनऑर्गेनिक के सीरीज में। कार्बन यहां पर भी है, कार्बन कार्बन। तो कुछ कंपाउंड्स को छोड़ करके बाकी जो कंपाउंड्स बच जाते हैं वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये जो है हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही। जय भारत, जय भारत।